बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसके साथ में जो है मैं आंसर भी लेके आया हूं। इसकी कहीं भी आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सभी इस सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से आप जो है अपने पेपर में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। फिलोसफी के पेपर में यानी दर्शन शास्त्र के पेपर में ये जितने भी इसमें के क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपके सभी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और सभी के मैंने जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर मेरे आपको चैनल भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर जो है जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, हिंदी इंग्लिश करके आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिया है। कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं बचा हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी तैयार कर सकते हैं। कोई भी आपको बुक जो है खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप जो है रुपये ना फंसाओ। मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप जो है मेरे मॉडल सॉल्व मॉडल पेपर और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से दोनों से तैयार करके जाइएगा। पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा, ये भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं आपको अपने एग्जाम का, ठीक है। चलेगा, हम ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह आपका जो है बीए आपका थर्ड सेमेस्टर यानी बीए सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर आपका, ठीक है, आपका फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। फिलोसफी का आप सबसे पहले आपको पेपर का नेम आपको देखना है। पेपर के हम नाम की बात करें, इसके नेम की बात करें तो इसमें जो आपको इथिक्स जो है, इसमें इथिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इथिक्स में आपको जो है इंडियन और जो है वेस्टर्न इथिक्स क्या होता है, ठीक है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। एथिक्स माने होता है नैतिकता के बारे में, ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन और जो वेस्टर्न नैतिकता क्या होती है, इसी के हम पेपर के माध्यम से इन्हीं के प्रश्नों पर हम जो है अध्ययन करेंगे। पूरा पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। 2 घंटे आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का ही आएगा, ठीक है। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। आपके पेपर पैटर्न जो रहेगा आपका पिछले साल का ही पेपर पैटर्न जो है इस बार भी है। और जिस विश्वविद्यालय में जो है आपका जो है एमसीक्यू के पेपर होता है, यानी जो है एमसीक्यू बेस का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, उसकी भी मैंने क्लासेज जो है अलग करा दी हैं। उसकी भी प्ले लिस्ट आपको जो है मिलेगी। आप मेरे चैनल में चले जाइएगा, उसमें आपको एमसीक्यू की प्ले लिस्ट आपको अलग मिलेगी और रिटर्न वाली आपको अलग मिलेगी। अब जो विद्यार्थी या फिर जिस विश्वविद्यालय में रिटर्न का एग्जाम होता है तो अपना रिटर्न वाला एग्जाम की प्ले लिस्ट में जाकर तैयार करेंगे ऑल सब्जेक्ट। और जिन विश्वविद्यालय में जो है आपका देखा जाए आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है और एमआरबी इस पर होता है, तो अपना जो है एमसीक्यू वाली क्लासेज देखेंगे, ठीक है। चलेगा, पूरा पेपर आपका 2 घंटे आपका 75 नंबर का आपका पेपर। पूरा पेपर आपका जो है 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा इसी प्रकार का। सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन ए के आपके सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। इसमें सारे आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं, सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसका उत्तर आपको 50 वर्डों तक आपको देना रहता है, ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्थित पक्ष क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये होता क्या है, ठीक है। चलेगा, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो गीता में जो है वर्णित आपका स्थित पक्ष की अवधारणा की आपको विवेचना करना क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम बात करें तो गीता में जो आपका स्थित पक्ष की अवधारणा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और निष्काम जो है आपका निष्काम कर्मयोग के अलावा भारतीय समाज को जो है गीता की जो है दूसरी महत्वपूर्ण जो है देन स्थित पक्ष का आदर्श है। और गीता में साक्षात्कार या फिर ईश्वर लाभ करने वाले व्यक्ति को जो है स्थित जो है पक्ष कहा गया है, ठीक है। इतनी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सामान्य धर्म क्या होता है। पहली बात तो रिलीजियन होता क्या है, धर्म होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर सामान्य धर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वोदय क्या है, सर्वोदय की परिभाषा हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि साध्य और जो है साधन क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये सारे प्रश्न हम देख लीजिए, फिर इसके हम आंसर भी जो है साथ में इसको करा रहे हैं। नैतिक सुखवाद क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सामान्य धर्म क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य धर्म और आपका जो विशिष्ट धर्म होता है, इसके बीच में क्योंकि जो है अंतर भी पूछ लेता है, तो हम दोनों धर्म के बारे में हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के अंतर की हम बात कर ले, चलेगा। तो सामान्य धर्म क्या होता है, तो सबसे पहले आप सामान्य धर्म देखिएगा। सामान्य धर्म से तात्पर्य होता है कि सामान्य धर्म से तात्पर्य जो है उस धर्म से है, उस स्वरूप से है जो कभी जो है जो सभी के द्वारा अनुसरण करने योग्य होता है। और इस धर्म के पालन में जो है आयु लिंग संपत्ति आदि का जो है
किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होता है और सामान्य धर्म जो है इस सत्य पर आधारित होता है कि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का उद्देश्य जो है मानव समाज का कल्याण करना है। ठीक है। अब सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म का मतलब ये होता है कि ये इसमें जो है इसके लिए सभी धर्म जो है समान है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो है सभी धर्मों का उद्देश्य मानव समाज कल्याण करना ही होता है। तो इनका ये जो है आपके सामान्य धर्म आपका ये होता है। यदि हम विशिष्ट धर्म की हम बात कर ले, विशिष्ट का मतलब होता है एक विशेष धर्म। ठीक है, तो विशिष्ट धर्म की हम बात करें तो विशिष्ट धर्म में जो है विशिष्ट धर्म एक जो है कह सकते हैं एक रूप होता है, पुरुषार्थ सभी के लिए अलग अलग है ये। ठीक है, और समाज के लोगों को जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है परिस्थितियों से जो है संबंधित होकर विशिष्ट प्रकार की जो है भूमिकाओं का जो है निर्वाह करना होता है, अतः उसी के अनुरूप पुरुषार्थ संपन्न करना विशिष्ट धर्म है। इसे जो है स्वधर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पुरुषार्थ की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, विशिष्ट धर्म में, और इसमें जो है सभी धर्म इसके लिए समान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसी प्रकार का आपका देखने को मिलेगा, चलेगा। तो सर्वोदय की हम बात करें तो सर्वोदय का जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है सभी का उदय होना। ठीक है, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का उदय होना, सभी का विकास होना। ठीक है, सभी लोग प्रगति करें, उन्नति करें देश अपने जो है कार्यों में। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में। तो इसका अर्थ होता है सभी के जो है का विकास, सभी का उदय हो। और यह जो है जो सर्वोदय है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान, यानी जो है सभी का जो है विकास। उत्थान का मतलब होता है उत्थान यानी ऊंचे उठना। ठीक है, निम्न स्तर से बढ़कर ऊंचे उठना, तो यही आपका जो है सर्वोदय कहलाता है। और यह सभी जो है प्रजात सर्वोदय, भारत एक जो है पुराना कह सकते हो आदर्श है और ऋषियों ने कहा है। तो आपका जो सर्वोप आपका सुखीन संत जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सभी सुखी हो। ठीक है, सभी जो है निरोग हो, यानी किसी को रोग ना हो। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग जो है सुखी हो, संपन्न हो। ठीक है, फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ कुछ और भी इसमें इसी के साथ साथ कि महात्मा गांधी के जो है सर्वोदय शब्द का जो है सबसे पहले इस्तेमाल जो है 1908 में जो है जॉन आपका रस्किन की जो है किताब यानी ऑन टू दिस लास्ट के अनुवाद के जो है शीर्षक में आमतौर पर किया था। और बाद में जो है उन्होंने जो है अपने राजनीतिक दर्शन के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया। सर्वोदय आंदोलन की जो है शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने जो है 1948 में की थी। और इससे कुछ जुड़े जो है इससे कुछ संबंधित कुछ इसमें के खास बातें भी हैं, जैसे कि सर्वोदय आंदोलन जो है अहिंसा के सिद्धांतों पर जो है आधारित है, यानी जो है जिसमें हिंसा ना हो। यह आंदोलन जो है सामाजिक आर्थिक जो है और नैतिक प्रगति की जो है वकालत करता है। और सर्वोदय जो है दर्शन में के जो है मुताबिक जो है राज्य को जो है समाप्त करना चाहिए। और यह जो है दर्शन राज्य को जो है मानव समाज के विकास में जो है बाधा मानता है। ठीक है, अब देखेंगे कि साध्य और जो है साधना, इसका मतलब क्या होता है। तो साध्य का मतलब होता है भैया क्या होता है, तो कहोगे भैया साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? कहोगे भैया लक्ष्य होता है। साधना का मतलब होता है पूजा पाठ करना, यानी साधना करना। ठीक है, साधना का मतलब होता है लक्ष्य हासिल करने वाला या फिर जो है अपनाने वाला, किया जाने वाला जो उपाय या फिर यंत्र जो होता है उसको साधन कहते हैं। साधन मतलब यंत्र, साधन मतलब यंत्र। ठीक है, साध्य मतलब होता है लक्ष्य और जो साधन मतलब होता है कोई जो साधन होता है तो उसको जो है यंत्र कहते हैं। तो यंत्र होता है, साधन का मतलब ये होता है। तो इसमें जो है साध्य और साधन जो है आपस में घनिष्ठ रूप से जो है जुड़े हुए हैं। और इस अवधारणा को जो है साध्य और जो है साधना का जो है सिद्धांत भी जो है इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि साध्य अपने आप में जो है कितना भी पवित्र हो, वह जो है साधन को जो है पवित्र नहीं कर सकता है या फिर बना सकता है। तो इसमें और दिया हो कि गांधी जी ने जो है स्वाधीनता संग्राम को जो है अहिंसक सत्याग्रह का जो है रूप दिया। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी का कहना था कि बुरे साधनों से जो है प्राप्त साध्य भी भ्रष्ट हैं। और लिखा उन्होंने कि महात्मा गांधी जी का जो है मानना था कि मनुष्य के स्वभाव में जो है दुर्बलता होती है और जो है वह हमेशा उत्कृष्ट व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि नैतिक सुखवाद क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नैतिक सुखवाद क्या है? मैंने सारे क्वेश्चन आपको पहले दिखाए थे, अब इसके हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नैतिक सुखवाद क्या है?
तो सुख और दर्द के आधार पर सही जो है और गलत कार्यों का पता लगाने का जो सिद्धांत है। तो नैतिक सुखवाद क्या है, ये जो है सुख और दर्द के आधार पर सही क्या है क्या गलत है, इसके कार्यों का जो है पता लगाने का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। और यह जो सुखवादी सिद्धांत का जो है एक रूप है जो बताता है कि जो है लोगों को जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए। और नैतिक सुखवाद जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है ये बताता है कि लोगों को जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए। और यह जो सिद्धांत है कह सकते हो इसके दो रूप हैं। पहला है सुखवादी अहंकार। जो सुखवादी एक अहंकार होता है, एक होता है सुखवादी उपयोगितावाद, ठीक है। तो सुखवादी अहंकार क्या होता है, यह सिद्धांत मानता है कि जो काम स्वयं को जो है सुख देते हैं, यानी जो काम जो है स्वयं यानी अपने आप को सुख देते हैं वे जो है उचित हैं। उदाहरण के लिए जो है किसी को जो है हत्या में जो है आनंद मिलता है तो वह जो है नैतिक रूप से हत्या कर सकता है। इनका कहने का मतलब है कि सुखवादी अहंकार होता है, मान लो आपको किसी की हत्या करने में, किसी को मारने पीटने में आपको कह सकते हो मज़ा आता है, आपको जो है आनंद मिलता है, आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो है आप कह सकते हो ये नैतिक रूप से जो है आप उसको पीट सकते हो, उसकी हत्या कर सकते हो। तो यही आपका जो है सुखवादी अहंकार कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि सुखवादी जो है उपयोगितावाद क्या है। तो इसकी हम बात करें तो यह सिद्धांत यह बताता है कि जो काम से ज़्यादा लोगों को जो है ज़्यादा सुख मिले, यानी ऐसा काम जिसको करने से ज़्यादा लोगों को, आपको ही नहीं सुख बल्कि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी सुख मिले, उससे जो है उनको भी आनंद की प्राप्ति हो, तो वे सुख जो होते हैं सुखवादी उपयोगितावाद कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत वे सुख जो है आते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ बातें भी हैं सुखवाद से संबंधित, जैसा कि सुखवाद की उत्पत्ति जो है प्राचीन काल से ही हो गई थी। यूनान में जो है सुखवादी अरिस्टिप्सस के जो है नीति शास्त्र के जो है अनुयायी रहे हैं। और सुखवाद के जो है विचारों को मिल और जो है बेंथम के जो है उपयोगितावाद के जो है केंद्रीय स्थान इसको प्राप्त है, ठीक है। और सुखवाद के बारे में जो है दर्शन, कला, मनोविज्ञान के कई सिद्धांत भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, चलेगा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। अब इसके हम प्रश्नों की बात कर लें तो इसमें टोटल आपके जो है 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने 7 या फिर इसमें 8 क्वेश्चन दिए तो 8 ही पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 7 पूछे जाते हैं। 8 में से क्वेश्चन आपको 5 करने रहते हैं। आप 8 क्वेश्चन तैयार कर लो। मैंने 8 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, इस सभी के आंसर आप 8 तैयार कर लो भैया। आपको कोई भी आपको इससे बाहरी सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, चलेगा। ये पूरे आप प्रश्न उत्तर तैयार कर लो, पूरा सॉल्व मॉडल पेपर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस बार, चलेगा। सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। इसका उत्तर जो आपको देना पड़ेगा, आपको 100 वर्डों में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है कि लोक जो है संग्रह क्या है, ठीक है। लोक संग्रह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया है। तो लोक संग्रह की हम बात कर ले, ठीक है। तो संग्रह का मतलब होता है लोगों का संग्रह। संग्रह का मतलब होता है किसी की जो है, संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है ज़्यादा लोगों का समूह, यानी लोगों का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, तो यही आपका जो है लोक संग्रह कहलाता है, यानी आदमियों का समूह हो जाए तो ये जो होता है ये लोक संग्रह कहलाता है। और इससे जो है भगवत गीता का जो है सामाजिक जो है संदेश माना जाता है। लोक संग्रह के बारे में जो है कुछ जानकारी है, जैसा कि लोक संग्रह शब्द जो है भगवत गीता के अध्याय आपके 3 श्लोक आपके 20 और जो है 25 और अध्याय आपके 12 में जो है श्लोक आपके 3 और 4 में आया है कि लोक संग्रह का अर्थ की हम बात कर ले कि लोगों के जो है लाभ पर जो है ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है कि लोगों के लाभ पर जो है ध्यान केंद्रित करना, उन्हें एक साथ लाना, लोगों को एक जो है सामान्य उद्देश्य के लिए जो है प्रेरित करना और एक साथ दुनिया की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, सामाजिक जो है सद्भाव, ठीक है, समाज के जो है कल्याण आदि ये जो कार्य होते हैं ये आपका लोक संग्रह कहलाता है। फिर और इसमें दिया हुआ कि लोक संग्रह जो है शब्द जो है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस संग्रह। तो लोक का मतलब होता है कि मनुष्य होता है, ठीक है, और जो है संग्रह का मतलब क्या होता है भैया, संग्रह जो होता है ये किसी का कह सकते हो एक ग्रह होता है, फिर जो है धारण करना होता है, ठीक है। तो ये संग्रह में जो है 2 शब्द शामिल है, एक होता है समा और जिसका अर्थ होता है समंजयपूर्ण, और जो एक होता है ग्रह। तो ग्रह का मतलब होता है जो है अर्थ होता है धारणा, यानी धारण करना, ठीक है, फॉलो करना, तो ये होता है, ठीक है। इसी में दिया हुआ है कि लोक संग्रह जो है समाज की कल्याण
सामाजिक सुधार के लिए जो है किया जाने वाला एक काम है, एक वर्क है, और जिसमें जो है सामाजिक सेवाओं का जो है प्रबंधन और जो है प्रदान करना शामिल होता है। और जैसे कि शिक्षा, आपका स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी निवारण हेतु ये जो कार्य होते हैं, यही आपके लोक संग्रह ये भी आपका कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नैतिक जो है निर्णय लेने का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। तो नैतिक निर्णय क्या होता है भैया? तो नैतिक निर्णय जो है लेने का मतलब क्या होता है? तो किसी जो है स्थिति में निष्पक्षता, ईमानदारी, स्वच्छता यानी स्वच्छता पूर्वक, योग्यता और जो है भूमिकाओं जैसे कि कारकों को जो है ध्यान में रखकर जो फैसला लिया जाता है, यही आपका जो है नैतिक निर्णय कहलाता है। नैतिक निर्णय का मतलब यह होता है कि उसमें निष्पक्षता हो, ठीक है, उसमें ईमानदारी हो। कोई भी आप निर्णय कर रहे हो, कितनी ईमानदारी है, ईमानदारी बहुत ही मायने रखती है। आप जब भी निर्णय करोगे तो ईमानदारी पूर्वक ही आपको करना होगा। तो यही, और आपकी योग्यता भी इसमें बहुत ही मायने रखती है। इन सभी के आधार पर जब आप जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब कोई आप फैसला करते हो, कोई आप निर्णय लेते हो, तो ये आपका जो है नैतिक निर्णय कहलाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे पहलू भी हैं, जैसा कि नैतिक निर्णय जो है किसी व्यक्ति की जो है अलग अलग जो है स्थितियों में जो है सही गलत के बारे में जो है इसकी धारणा पर आधारित होता है। और नैतिक निर्णय लेने के लिए जो है भावात्मक जो है पूर्व ग्रहों पर जो है काबू पाना और जटिल अंत क्रियाओं को जो है समझना बहुत ही जरूरी रहता है। और नैतिक निर्णय जो है निष्पक्षता, दूसरे के प्रति जो है देखभाल और जिम्मेदारी की भावना को भी दिखाता है। और नैतिक निर्णय लेने के लिए सभी नैतिक मुद्दों पर जो है संवेदनशील होना भी बहुत ही जरूरी है। और साथ में जो है निर्णय के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसका निरीक्षण करना भी बहुत ही जरूरी है। और साथ में नैतिक निर्णय लेने के लिए जो है निष्पक्ष तथा तथ्य हासिल करने चाहिए, और जो है विकृत या फिर जो है लुप्त जानकारी की जो है तलाश करनी चाहिए। यानी कुछ ऐसी भी जानकारी रहती हैं, आप कोई भी निर्णय कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जानकारी करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, तभी आप उसका निर्णय कर पाओगे। कुछ ऐसी भी जानकारी रहती हैं जो लुप्त होती हैं, ठीक है, उनको भी सबसे पहले आप जानने का प्रयास करेंगे, फिर आप कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, चलेगा। अब नैतिक निर्णय लेने के लिए जो है कुछ सिद्धांत का पालन भी आपको किया जा सकता है, जैसे कि आपका स्वच्छता और न्याय, परोपकार और अहिंसा, निष्ठा, ये बहुत ही मायने रखती हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जेरेमी बेंथम के जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत का जो आपको जो है का मानना है कि जो है सुख और दुख लोगों के कार्यों से जो है जुड़े हैं, और इसे जो है सुखवादी जो है कलन भी कहा जाता है। तो बेंथम का जो सुखवादी कलन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपके जो बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का जो मानना है कि सुख और दुख लोगों के जो है कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके जो कार्य होते हैं मनुष्य के, तो ये सुख और दुख, ये तो दो पहलू होते हैं जिंदगी के, लाइफ के। तो ये सुख दुख जो है लगा रहता है मनुष्य के जीवन भर में, ठीक है, और इसे ही जो है सुखवादी जो है कलन भी कहा जाता है। बेंथम का मानना था कि कानून जो है लंबे और अस्पष्ट यानी स्पष्ट जो ना हो और जो है समझने में कठिन थे, इसलिए उन्होंने जो है उपयोगितावाद के माध्यम से इसको सरल, संक्षिप्त और जो है समझने में जो है आसान कानून बनाया है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है देखेंगे कि मोक्ष क्या है भैया। तो आपको पता होगा आपके 4 पुरुषार्थ आपके होते हैं, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप 4 पुरुषार्थ आप देख लीजिएगा। आपके पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो है 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन पूछा गया कि मोक्ष क्या होता है, तो मोक्ष की हम बात कर ले, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ में तो ये जो है मोक्ष जो है एक है जो कि लास्ट में है आपका, और यह जो है मानव जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। मोक्ष क्या है? मानव जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है। और मोक्ष का मतलब होता है कि शारीरिक जो है बंधनों से मुक्ति पाना और जो है ब्रह्म में जो है लीन होना, यही आपका मोक्ष कहलाता है। मोक्ष प्राप्त के बाद व्यक्ति को जो है जन्म मरण के जो है चक्र से जो है मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो पुरुषार्थ यहाँ से आप देखोगे कि पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। 4 पुरुषार्थ एग्जाम में पूछ सकता है। तो पुरुषार्थ आपके 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष होते हैं, ठीक है। मोक्ष को मुक्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो धर्म क्या होता है? धार्मिकता और नैतिक मूल्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक मूल्यों और समृद्धि करना, ये आपका होता है। काम क्या होता है भैया? काम का मतलब होता है आनंद, प्रेम, मनोवैज्ञानिक रूप से इसका पालन करना, ये होता है, ठीक है। फिर मोक्ष क्या होता है? तो मोक्ष जो है आध्यात्मिक मूल्यों, आत्म साक्षात्कार और जो है मुक्ति पाना, यही आपका मोक्ष कहलाता है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका, हाँ चलेगा, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका रत क्या है, ठीक है। और जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है। फिर आपका शुभ आपका संकल्प की आपको परिभाषा देना है।
फिर आपको दिया हुआ है कि दंड को जो है परिभाषित कीजिए, पनिशमेंट क्या है ये आपको देना है। तो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपका रित का मतलब क्या होता है? तो रित का मतलब होता है जगत की व्यवस्था, यानी प्राकृतिक नियम जैसा कि सही, सत्य और या जो है सुव्यवस्थित, ये जो होता है ये वैदिक धर्म का एक मूल सिद्धांत होता है और इससे कुछ संबंधित कुछ बातें भी हैं, ठीक है। तो रित से संबंधित जैसा कि रित जो है ब्रह्मांड और जो है उसके भीतर की जो है हर चीज़ के जो है संचालन को जो है नियंत्रित और जो है संवित करता है, ठीक है। और जो है रित जो है सृष्टि के जो है शाश्वत नियमों का जो है आपका नियामक भी है। और रित जो होता है आपका ये जो है सृष्टि का एक मूल कह सकते हैं, उसका एक मूल है। और रित जो है प्राकृतिक, नैतिक और यज्ञ आदेशों के जो है समुचित कार्यों के लिए जिम्मेदार भी है। और रित जो है नैतिक मानक का जो है गठन भी करता है। और रित के जो है 3 आयाम या फिर जो इसके क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम और होता है आपका कर्म कांडीय नियम। ये 3 इसके नियम होते हैं, आयाम होते हैं। और रित के अनुसार जो है एक व्यक्ति नैतिक और जो है नैतिक सिद्धांतों का पालन करके एक पूर्ण जो है मानव के रूप में जो है विकसित हो सकता है। और रित से जो है जुड़े कुछ जो है देवताओं की पूजा भी आती है इससे संबंधित, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन भी आपका, मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे मैंने आपको प्रश्न पहले दिखाए थे तो वही क्वेश्चन मैं करा भी रहा हूँ। तो मनोवैज्ञानिक सुख क्या होता है, जिसको जो है साइकोलॉजिकल हम जो है जो आपका प्लेजर होता है, ठीक है, आनंद जो होता है, तो ये क्या होता है चलिएगा इसको भी हम देखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से ही जो है सुख की खोज करता है तथा जो है दुख से जो है दूर भागता है। मनुष्य जो है शुरुआत से ही या फिर जो है सारे जीवन में जो है सुख से ही जो है पाने का प्रयास करता है, ठीक है, और दुख को जो है दूर करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सुख दुख लगे रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो बेंथम जी ने जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने जो है मनुष्य को जो है सुख दुख जो है नामक 2 शक्ति जो सर्वशक्तिमान कैसे 2 शक्तियाँ दी हैं, ठीक है, जिसके जो है मनुष्य अधीन है। तो बेंथम का मानना है कि जो प्राकृत है, जो नेचर है, वो जो है मनुष्य को जो है 2 जो है सर्वशक्तिमान शक्तियाँ दी हैं या फिर कह सकते हो स्वामियों के अधीन रखा है, ठीक है, सुख और दुख के। और जो है उनके ही जो है यह संकेत करना है कि हमें जो है क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। तो इनका कहने का मतलब है सुख दुख जो है जिंदगी के 2 पहलू है, आपको क्या करना चाहिए जिससे सुख आपको मिले और क्या आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको दुख मिले। तो ऐसी चीज़ें आपको करना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त हो, तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा और भी, प्रत्येक व्यक्ति जो है इन जो है कार्यों को करना चाहता है और जो उन्हें जो है सुख देता है। आपका रिलैक्स और जो है आपका एपिक्यूरियस के अनुसार जो है वस्तुएं जो है स्वयं साध्य नहीं है, अपितु जो है सुख का जो है साधन मात्र हैं, ठीक है। मिल ने भी लिखा है, आपके जेस मिल ने कहा है कि किसी वस्तु की जो है इच्छा करना, उसको जो है सुखदायक पाना, उससे भागना, उसे जो है सुखमय समझना सर्वथा जो है अपृथक तथ्य है, अथवा एक ही तथ्य के 2 रूप हैं। और एक वस्तु को जो है वांछनीय समझना और उसको जो है सुखकर समझना, और एक ही वो भी बात है किसी वस्तु को जो है उसके विचार में जो है सुनकर होने वाले अनुपात के जो है अतिरिक्त उसको चाहना, भौतिक और जो आध्यात्मिक जो है असंभावना। तो इनका कहने का मतलब है ऐसी कोई आपकी इच्छा होना जो आपके लिए सुखदायक हो, ठीक है, यही आपका जो है मनोवैज्ञानिक सुख से कहलाता है, ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे हाँ शुभ संकल्प क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। तो शुभ संकल्प की हम बात करें, शुभ संकल्प यानी अच्छे विचार। संकल्प का मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज़ के आप संकल्प लिए हैं, ठीक है, आपको कार्य करने के संकल्प जैसे लेना, तो अच्छे विचार से जो है काम करना। शुभ का मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है, तो अच्छे विचार से कार्य करना ही जो है शुभ संकल्प कहलाता है, पहली बात। और दूसरा शुभ कल्याण में जो है शुभ संकल्प से जो है जीवन में जो है कल्याण होता है, शुभ संकल्प से जो है जीवन में कल्याण होता है, ये भी इसकी डिफिनेशन है। और शुभ संकल्प से जो है जुड़ी कुटिलता जो है नहीं होनी चाहिए, और सरलता और जो है सहजता ये जो है इसके गुण हैं, ठीक है। और जो है संकल्प का मतलब जो है किसी काम को जो है करके दृढ़ इसको बनाना, सुडौल बनाना। और जो है हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ अनुष्ठान और शुभ कार्य करने से जो है पहले संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। और जो है बिना संकल्प के जो है कोई भी पूजा और कोई भी काम जो है अधूरा ही माना जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है पॉइंट कि संकल्प होने का मतलब होता है कि इष्ट देव
और स्वयं को जो है साक्षी मानकर आप कोई संकल्प ले कि हमको ये कार्य करना है। ठीक है, तो यही आप तभी आपका जो है कह सकते हो, तभी आपका संकल्प जो है शुभ संकल्प माना जाएगा। ठीक है, अब देखो दंड के सिद्धांत को आपको समझाना है। पनिशमेंट का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे। तो नीति शास्त्र के जो है क्षेत्र में दंड का जो है एक विशेष महत्व रहा है। और कर्म जो है सभी प्रकार के होते हैं, कुछ कर्म जो है अच्छे होते हैं, कुछ कर्म जो है गलत भी होते हैं। और अच्छे कर्म का परिणाम जो है, इसका जो रिजल्ट होता है अच्छे काम का वो अच्छा होता है, बुरे कामों का जो परिणाम होता है वो बुरा होता है, गलत होता है। ठीक है, और हम जो है इसे शब्दों में जो है इस प्रकार कह सकते हैं कि अच्छे या जो है शुभ कार्य करने से जो है पुरस्कार की प्राप्त होती है, और तथा जो है बुरे या जो है अशुभ कार्यों को जो है करने से दंड की प्राप्त होती है। ठीक है, बुरे कार्यों को करने से जो है यानी अशुभ कार्य या फिर बुरे कार्यों को करने से जो है हमें दंड की प्राप्त होती है, और अच्छे कार्यों को करने से हमें जो है कह सकते हो किसकी प्राप्ति होती है भैया, तो कहोगे जो है सुख की प्राप्त होती है। तो यही आपका है, यानी यहाँ से दिया भी हुआ है कि अच्छे या जो है शुभ कार्य करने से जो है हमें जो है किसकी प्राप्त होती है, करने से जो है पुरस्कार की प्राप्त होती है, और बुरे इसी में से जो है बुरे या फिर जो अशुभ कार्यों को करने से हमें दंड की प्राप्त होती है। यही हमारा पनिशमेंट कहलाता है। ठीक है, और भी देखेंगे इसमें थोड़ा, जैसे कि आपका दंड एक जो है पुरस्कार एक जो है नैतिक प्रेरक भी है, और यह जो है व्यक्ति दंड के जो है भय से गलत कार्य नहीं करता है, तथा पुरस्कार जो होता है कि प्रलोभन से जो है अच्छे कार्य करता है, और प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो है सम्मान पाना चाहता है, और इसी कारण जो है वह बुरे अथवा जो है गलत कार्यों को करने की जो है अपेक्षा अच्छे कार्य जो है करना चाहता है। और इसका एक दूसरा भी रूप हो सकता है कि व्यक्ति यह मानता है कि अच्छे कार्यों के परिणाम से जो है उसे स्वर्ग की प्राप्ति, और जो है बुरे कार्यों करने से उसको नरक की प्राप्ति होती है। अतः जो है व्यक्ति के मन में जो है स्वर्ग के प्रति जो है अच्छी भावना, और जो है नरक के प्रति जो है एक विपरीत भावना होती है। ठीक है, यहाँ से जो है आपके टाइप्ट ने भी इसके दंड की परिभाषा दी, उन्होंने लिखा है कि दंड को जो है हम एक ऐसा जो है अवांछनीय जो है अनुभव कला या फिर कष्ट कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा दुख कह सकते हैं जिसमें मैंने कोई बुराइयां की या फिर कोई गलती की है, जिसके कारण मुझे ऐसा दंड प्राप्त हुआ है, तो ये आपका दंड होता है। इन्होंने कहा है ऐसा हम कष्ट कह सकते हैं जो समाज की जो है शांति भंग करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, और यह कष्ट जो है सदैव उस व्यक्ति के जो है हितार्थ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका, यहाँ से भी आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न करना है, लेकिन चारों प्रश्न आपको तैयार करना। मैं चारों प्रश्नों को उत्तर लेके आया हुआ हूँ, इतने तैयार कर लो भी, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो जैन नीति जो है नीति शास्त्र क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। इथिक्स क्या है, ठीक है, जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, चलेगा। तो जैन नीति शास्त्र की जो है व्याख्या, उसके जो है परीक्षण आपको करना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हिंदू आपके धर्मशास्त्र के जो है प्रतिरोधी के रूप में जो है जैन धर्म तथा जो है नीति शास्त्र का जो है विकास हुआ, और जैन धर्म का जो है विकास ईसा पूर्व यानी 6वीं सदी में हुआ था। और इसके जो है 24वें जो है तीर्थकर महावीर ने जो है अपने एक नए विचारों, सिद्धांत और जो है कार्यों को इसे नया जो है जीवन दान दिया, और इसके परिणाम स्वरूप जो है तत्कालीन समाज में जो है जैन धर्म का जो है समुचित जो है प्रसार हुआ। ठीक है, और इसमें जो है त्रिरत्न क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के जो है नीति शास्त्र में जो है त्रिरत्न की जो है व्याख्या की गई है, और त्रिरत्न को जो है कर्मफल से जो है मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक माना गया है। कर्मों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की ओर जो है प्रवृत्त करने वाला तत्व ही जो है त्रिरत्न है। ठीक है, और हाँ, उमा स्वामी ने कहा है इसी के संबंध में, त्रिरत्न के बारे में उमा स्वामी ने कहा है कि सम्यक दर्शन जो है ज्ञान चरित्रिक मोक्ष मार्ग है, और सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक ज्ञान और जो है सम्यक चरित्र नामक जो है विविध साधन को ही जो है त्रिरत्न कहा जाता है, भी कहा गया है। ठीक है, और जो है सत का ज्ञान और समय का ज्ञान, ये जो है चरित्रता और जो है सदाचरण का पालन करते हुए जो है जब जीव कलेश और जो है अशोभन कार्यों से जो है रहित हो जाता है, तब वह जो है सम्यक चरित्र जो है कहलाता है। अतः जो है त्रिरत्न के पालन द्वारा ही जो है कर्मफल से जो है मुक्ति पाना जो है संभव मानी गई है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि गांधी जी के जो है नैतिक दर्शन की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, और बाद में जो है नीति शास्त्र के स्वरूप और उसके क्षेत्र की आपको विवेचना करना काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, आपके पास है सीरीज या नोट्स वगैरह तो इनको पढ़ लीजिएगा, अब उस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस मॉडल पेपर के पूरे क्वेश्चन आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन भी आपका जो दिया होगा कि कांट के जो है कर्तव्य के लिए जो है कर्तव्य के सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, इसको भी हम देखेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन बचे, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। और इसमें आपको एक पेपर पढ़ना रहता है आपके 3rd सेमेस्टर में, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। उसकी मैंने क्लासें जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। सारी क्लासें मैंने टोटल इसमें 4 ही यूनिट थी, चारों मैंने यूनिट जो है कवर कर दी हैं, आप जरूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि महात्मा गांधी का जो है नैतिक दर्शन क्या है भैया, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके हम नैतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी का जो है नैतिक चिंतन जो है गीता के जो है लोक कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। और गांधी जी के जो है चिंतन की जो है मुख्य 3 जो है इसके पक्ष हैं, एक है नैतिक, एक है राजनीतिक, एक है जो है आर्थिक। ठीक, इनके 3 पक्ष हैं। नैतिक चिंतन में जो है गांधी जी ने जो है सत्य और जो है अहिंसा नामक सिद्धांत की जो है स्थापना की, और जिस पर जो है उपयुक्त विचार किया जा चुका है। ठीक है, और गांधी जी का जो है राजनीतिक चिंतन उसके जो है पंचायती राज, स्वराज और ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। और गांधी जी ने जो है राम राज को ही जो है स्वराज और जो है ग्राम राज्य की जो है संज्ञा दी है। और गांधी जी का तर्क है कि जो है भारत के जो है प्रत्येक गांव राजनीतिक, आर्थिक और जो है वैधानिक रूप से जो है आत्मनिर्भर होने चाहिए, आत्मनिर्भर बने, अर्थात जो है ये तीनों आवश्यकताएं जो है ग्राम के स्तर पर ही जो है पूरी हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो है गांधी जी ने जो है पंचायती राज का जो है सिद्धांत भी जो है प्रस्तुत किया, और जिससे आगे चलकर जो है संविधान में जो है इसको अंगीकृत भी किया गया। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका कि इथिक्स का सिद्धांत क्या है, नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नीतिशास्त्र की हम बात कर ले, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नीतिशास्त्र जो होता है किसी भी विज्ञान या फिर सशक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी विज्ञान की आपको आवश्यकता होती है, कोई भी विज्ञान के लिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो नीतिशास्त्र को जो है अंग्रेजी में एथिक्स कहा जाता है, और इस यानी शब्द विज्ञान के अनुसार जो है इसकी उत्पत्ति का आधार जो है ग्रीक शब्द से हुआ। एथिक्स शब्द का जो इसका उत्पत्ति हुई है इथोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है भैया, जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर यानी चरित्र होता है। ठीक है, और अथा जो है हम इसको शाब्दिक अर्थ की हम बात कर ले तो मनुष्य के जो है चरित्र से संबंधित जो ज्ञान से अध्ययन के जो है विज्ञान को ही जो हम क्या कहते हैं, नीतिशास्त्र कहते हैं। यानी मनुष्य के चरित्र से संबंधित ज्ञान का जो अध्ययन होता है उसके विज्ञान को, अध्ययन का जो विज्ञान होता है मनुष्य के चरित्र के ज्ञान का जो एक अध्ययन का जो एक विज्ञान होता है स्टडी का, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, नीतिशास्त्र कहते हैं। इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप चाहे लिख सकते हैं इसके बारे में, चलेगा। अब थोड़ा सा देखेंगे और भी, नीतिशास्त्र को जो है मोरल आपका फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। और मोरल जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो कि मोरेज से लिया गया है। और मोरेज का अर्थ होता है रीति रिवाज अथवा जो है अभ्यास, अथवा जो है शाब्दिक अर्थों में हम बात करें तो नीतिशास्त्र को जो है रीति रिवाज अथवा जो है अभ्यास का शास्त्र भी कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में हम बात करें तो नीतिशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो मनुष्य के अभ्यास और जो है रीति रिवाज से जो है संबंधित है, आपका नीतिशास्त्र आपका कहलाता है। बहुत सारी डिफिनेशन है, आप जो भी आपको अच्छी लगे आपको तैयार कर लेना, आपको रट लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे आपका नीतिशास्त्र की जो है प्राकृत कैसी होती है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है। तो प्राकृत भी इसकी थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, वैसे तो प्राकृत जब एग्जाम में पूछेगा तो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नीतिशास्त्र की जो है प्राकृत जो है दार्शनिक होती है, और भारतवर्ष में जो है दार्शनिक चिंतन के जो है प्रसंग में ही जो है नैतिक समस्याओं पर विचार किया गया। किंतु जो है दूसरी और भारतीय नीतिशास्त्र को जो है उस अर्थ में विज्ञान कहना भी जो है अनुचित नहीं होगा जिस अर्थ में जो है सामान्य नीतिशास्त्र को जो है विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान जो होता है विशेष जो है प्रकार का एक ज्ञान होता है, और चूंकि भारतीय नीतिशास्त्र में जो है आचरण संबंधी नियमों पर जो है विचार किया जाता है, इसलिए इसे जो है आचरण का जो है विज्ञान कहा जा सकता है। वेदों से जो है लेकर समकालीन जो है भारतीय चिंतन तक जो है जो नीति वाक्य जो है बिखरे पड़े हैं, उन्हें जो है जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया पर जो है प्राचीन और अप्राचीन अनुभव और ग्रंथों के जो है समग्र ज्ञान और विभिन्न अनुभवों के जो है आपके संवर्ग चिंतन पर आधारित किया गया है। और उसमें जो है विश्लेषण और जो है यानी विश्लेषण और जो है इंद्रियों का अनुभव, ठीक है, आधार न होकर के विवेक, बुद्धि और जो है अंतर्निहित यानी इनसाइड सिद्धांतों का भी आधार है। अधिकतर जो है नैतिक आपके जो नियम है ये आपके महर्षियों, संतों और जो है ऐसे दार्शनिकों
ने जो है उपस्थित किए हैं, जो स्वयं जो है उच्च कोटि के विद्वान थे और जो है उनका चरित्र भी जो है अत्यंत उच्च स्तर का था, और जिन नैतिक नियमों का जो है उन्होंने जो है प्रतिपादन किया, उन नियमों को जो है उन्होंने जो है स्वयं अपने जीवन में उतारा है। ठीक है, और इस प्रकार जो भारतीय नीतिशास्त्र में जो है वेदों से लेकर समकालीन भारतीय चिंतन तक जो है कह सकते हो एक आशस्त्र धारा जो है दिखलाई पड़ती है। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्र देखेंगे, तो इसके क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपके इसका जो है नैतिक चेतना जो है होती है आपके, ये भी इसका क्षेत्र है मनोविज्ञान का। ठीक है, फिर इसमें आपका नैतिक जो है जीवन का समाजशास्त्र, ये भी है इसका क्षेत्र नीतिशास्त्र का। फिर नैतिक जो है मानदंड के सिद्धांत, ये भी इसी में है, और इस मानदंड को जो है नैतिक जीवन में चालू करना, ये भी है। तो सारे इसके जो है क्षेत्र है, सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो रोक कर, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आपको इसका क्षेत्र आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी हेडिंग आपको देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। तो नैतिक निर्णय का विवेचन ये क्या होता है, तो नैतिक दर्शन में जो है नैतिक निर्णय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी नैतिक दर्शन जो निर्णय जो है प्रदान करता है उसे हम नैतिक निर्णय कहते हैं। यानी नैतिक निर्णय जो होता है, जो क्या करता है भैया, नैतिक दर्शन जो है जो निर्णय प्रदान करता है उसको जो है नैतिक हम जो है निर्णय का कहते हैं। और नैतिक गुणों के स्पष्टीकरण क्या है भैया, यानी मनुष्य जो है उचित अनुचित और जो है पाप पुण्य गुण दोष आदि जो है सभी नैतिक गुणों के आधार पर जो है कार्य करता है, और व्यक्ति जो होता है इन्हीं के आधार पर जो है अपने आचार का जो है जो उनका आचरण होता है उसी का मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति कैसा है अपने गुणों के आधार पर। और नैतिक मापदंडों की अध्ययन की बात करें तो नैतिक मापदंड का जो है निर्धारण भी जो है नीतिशास्त्र के नियम के अनुसार किया जाता है, और व्यक्ति उसी आधार पर जो है उचित और जो है अनुचित तथा जो है अच्छे बुरे का जो है निर्धारण करता है। और कर्तव्य तथा जो है नैतिक जो है बाध्यता का अध्ययन क्या होता है, तो इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति जिन कार्यों या फिर जो कर्म होते हैं उनको सही मानना और वही उन्हें जो है कार्यों को करता है, परंतु उसे यह भी नहीं ज्ञात होता है कि जो जो कार्य करना चाहिए इसके लिए वो बाध्यता भी उसको महसूस करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, अब लास्ट का क्वेश्चन है कि कांट के जो है नैतिक जो है सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है तो इसके बारे में देख लीजिएगा। तो मनुष्य की जो है बौद्धिक शक्ति ही जो है उसकी विस्तृतता तथा जो है नैतिक का जो है संपूर्ण भवन इसी पर जो है आश्रित है, यानी निर्भर है। यदि जो है मनुष्य ने जो है बुद्धि या फिर जो है विवेक शक्ति ना हो तो उसमें जो है नैतिकता जो है भी नहीं हो सकती। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि मनुष्य में जो है उसमें बुद्धि ना हो, ठीक है, उसमें विवेक शक्ति ना हो तो व्यक्ति जो है ये नैतिक उसमें जो है नैतिकता नहीं हो सकती है, और इस स्थिति में जो है मनुष्य तथा जो है पशु में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि मनुष्य में जो है बुद्धि ना हो, ठीक है, तो मनुष्य और जानवर एक समान होंगे, और पशुओं में जो है नैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार जो है कांट ने जो है नैतिकता के क्षेत्र में जो है बुद्धि को सर्वाधिक जो है महत्व देने से के ही कारण जो है कांट ने नैतिकता सिद्धांत को जो है बुद्धिवाद कहा जाता है। और यह जो सिद्धांत है इस पर आपका पार्ट कह सकते हो सुखवादी सिद्धांत की जो है भावनाओं का जो है नीति शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, कांट के जो है नैतिक सिद्धांत की कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें भी हैं, कुछ इसकी जो है आवश्यक बातें हैं, जैसा कि इसमें जो है मुख्य नैतिक जो है मान्यताएं भी होती हैं। ठीक है, और जो है संकल्प की स्वतंत्रता भी होती है, और जो है आत्मा की जो है अमरता भी होती है। ठीक है, ईश्वर के जो है अस्तित्व में जो है आस्था भी होती है। ठीक है, और जो है सगुण आपका परम जो है साध्य भी होती है। तो इसके आपको लिख दीजिएगा। फिर आपको इसमें होता है व्यक्ति का जो है आत्मनियंत्रण होना, ये भी होता है। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण क्या होता है कि जो है यानी मानव जो है स्वभाव को जो स्पष्ट करते हुए कंट ने कहा है कि मनुष्य ने जो है आपका संदेह यह है कि तथा बुद्धि भी है कि परंतु जो है मनुष्य में जो है बुद्धि एक एवं जो है विवेक प्रबल है। इंद्रियां जो है मनुष्य को अपने जो है अनुसार जो है चलाने का प्रयास करती हैं, परंतु बुद्धि इसके विपरीत विवेक से चलती है। समान रूप से जो है प्रत्येक व्यक्ति में जो है इच्छाओं तथा बुद्धि का जो है आपसी संघर्ष चला करता है, और इसी संघर्ष पर जो संकल्प की जो नैतिकता निर्भर होती है, इसी से जो है विकास भी होती है। भावनाओं का विरोध करना, ये सारे आपको लिख दीजिएगा हेडिंग छोड़ कर। ठीक है, कांट ने जो है केवल निर्धारित जो है नैतिक नियमों के प्रति जो है आस्था की जो है भावना को ही नहीं महत्व दिया, बल्कि पवित्र भी इसको माना है। और जहाँ तक जो है संवेगों का प्रश्न है, कांट जो है समस्त अच्छे बुरे संवेगों को जो है नैतिकता विरोधी मानते हैं। ठीक है, और इसी मान्यता के आधार पर जो है कांट ने जो है नैतिक सिद्धांत को जो है कठोरतावाद का भी सिद्धांत कहा है।
चलेगा भाई। इतने क्वेश्चन थे, मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। सारे पेपर मैंने अन्य भी सब्जेक्ट इसी तरह कराया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।